से त्याग करता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं अपने थोड़े बहुत अनुभव के आधार पर। इस समय हमारे विश्व में, हमारे देश में ढेर सारी चुनौतियां भी हैं और ढेर सारे अवसर भी हैं। काम करने का इतना मौका है जो शायद इतिहास में कभी नहीं मिला। मैं जब हायर सेकेंडरी का एग्जाम पास किया तो मैंने बोर्ड में मेरा मेरिट का नाम था, तो मुझे लेक्चर देने को बोला गया स्कूल में। उस समय मैंने एक लेक्चर दिया। आज मैं हंसता हूँ उस लेक्चर पे, लेकिन उस समय तो दे दिया था। मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। यदि मैं आज से 50 साल पहले पैदा हुआ होता तो मैं भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेता और मैं भी भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक जैसे कोई जेल जाता, अच्छा काम करता। मुझे लगता कि मैंने देश के लिए कुछ किया। और आज तो मैं कोई मतलब ही नहीं है, फुकटिया। अब मैं देश के लिए क्या करूंगा? देश तो आजाद हो गया, मेरा काम तो खत्म ही हो गया। ऐसा मैं सोचता था जब मैं 11वीं कक्षा में था। पर आज मैं कह सकता हूँ इतने सालों के बाद कि शायद देश को अब ज्यादा आवश्यकता है हमारी सेवाओं की बनिस्पत की जब आजादी के टाइम की। क्यों और कैसे? मैं आपको एक अच्छा तो उदाहरण देता हूं। आपको मालूम है कि भारत देश में इस समय युवाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हमारा देश विश्व के सबसे युवा देशों में से है, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे बच्चे बहुत हैं। अब जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप हो सकती थी, लेकिन वर्तमान में पूरे विश्व में हिंदुस्तान या भारत एकमात्र ऐसा देश है जो आने वाले 30 से 50 वर्षों में पूरे विश्व में मैन पावर उपलब्ध कराएगा। क्योंकि विश्व के जो दूसरे देश हैं वहां पर जनसंख्या का स्थिरीकरण हो गया है, स्टेबलाइज हो गई है, तो वहां पर अब नए बच्चे बहुत ज्यादा पैदा नहीं होते, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन सबकी उम्र ढलती जा रही है। तो यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में, जापान में यूथ नहीं है, काम करने वाले हाथ नहीं, उनके पास लोग नहीं है। और भारत देश है जिसका की डेमोग्राफी ऐसी है कि हमारे देश की 50% जनसंख्या 35 वर्ष की उम्र से नीचे है। तो ये जो जनसंख्या है जब धीरे धीरे अगले 20-25 वर्षों में बड़ी होगी तो जो प्राइम एज होती है, समझ लीजिए 25 वर्ष से लेकर के 45-50 वर्ष के बीच काम करने की, उस समय भारत ही पूरे विश्व में काम करेगा, हमारे ही हाथ काम करेंगे। इसको जो अर्थशास्त्री हैं वो इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, अर्थात जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है ये डिविडेंड के रूप में है पूरे विश्व के लिए और देश के लिए जो है। क्योंकि जब इतने हाथ काम करेंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों के रोजगार बढ़ेंगे, हमारे देश में प्रगति होगी, हमारे देश में सुख होगा। लेकिन एक दूसरा इसका पहलू भी है। सोचिए, जिस देश की 50% जनता युवा है, 35 वर्ष से कम उम्र की है, अधिकांश तो बच्चे हैं, यदि ये बड़े हो गए, इनके हाथों में हुनर नहीं आया, इनके दिल में प्रेम नहीं आया, इनके मन में मानवीय मूल्य नहीं आए, तो क्या हम ऐसा सुनना चाहेंगे आज से 20-25 साल बाद कि लोग कहें कि दुनिया में सबसे बड़े चोर चिट्टे हिंदुस्तान में? ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बिकम डेमोग्राफिक कर्स if we do not take care of our future generation, if we do not take care of our children। और इसीलिए संगठन के माध्यम से परिवर्तन, हम भगवान का, संगठन का ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि हम आने वाली जनरेशन को, इस देश को डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदल सकते हैं, और वो है श्री सत्य साई बाल विकास। एक बहुत अच्छे इस देश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं गुरुचरण दास। बहुत अच्छा लिखते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सभी किताबों में लिखते हैं और उनकी बहुत सारी किताबें भी हैं। मैं उनका बड़ा फैन हूं। उन्होंने
हम लोग अभी मसूरी में थे 2-3 साल पहले, IAS एकेडमी जो मसूरी एकेडमी है, तो वहां पर गुरुशन किरण चरण दास जी को भी बुलाया था एज एन एक्सपर्ट स्पीकर। आपको ताज्जुब होगा, उन्होंने 1 घंटे का स्पीच दिया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत कुछ बोले और हमारे देश में ठीक से डिसीजन नहीं हो रहे हैं और फलाना ठिकाना बहुत कुछ बातें उन्होंने कही। पर उन्होंने अंत में एक ऐसी बात कही कि मेरे हृदय में अंदर से तार झंकृत हो गए। और जानते हैं उन्होंने अंत में क्या कहा? उन्होंने कहा कि भविष्य उसी देश का है जिसमें मूल्य पनपते हैं। Only the country which has got a value system in place will have a future. No other country will have a future. अर्थात जिस देश में लोगों के में मानवीय मूल्य होंगे वही देश आगे बढ़ पाएगा, दूसरा देश कोई नहीं बढ़ पाएगा। कितनी बड़ी बात है। और सोचिए कि इतनी बड़ी बात जो कोई इकोनॉमिस्ट कह रहा है, हमारे भगवान हमको कितनी सहजता से पिछले 40-50 साल समझा रहे हैं, रोज कूट के समझा रहे हैं। आपको मैं एक और दुखद बात बताता हूं। आज से ठीक 1 साल पहले जनवरी 2013 में पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे। अगर आपको ध्यान ना हो तो दिल्ली में एक घटना हुई थी, आप सबको मालूम है, एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ और पूरा देश आंदोलित हो गया। हम सबको मालूम है, हम सबके मन में हृदय में बेहद पीड़ा हुई। मध्य प्रदेश में भी हुई। मैं मुख्यमंत्री जी का सचिव हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। महिलाओं बेटियों के मन लिए उनके मन में इतना स्नेह है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं 2.5 साल से, मैं जानता हूं। तो वो बहुत विचलित हो गए, बोले कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करें, हम अपने यहाँ के कानून को और सख्त बनाते हैं और जो केसेस बलात्कार वगैरह के हमने कोर्ट में लगाए हैं उसमें सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। तो वो कहने लगे मुख्यमंत्री जी के काम करो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध करो, हम उनके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। तो जबलपुर हाई कोर्ट में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में चीफ जस्टिस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस थे 2-3, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, चीफ सेक्रेटरी थे, डीजी पुलिस थे और मैं था। मैं चूंकि सेक्रेटरी टू सीएम था इसलिए था। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि उस 1.5-2 घंटे की मीटिंग में जो कानूनी बातें हुई सो हुई कि चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, मैं इंस्ट्रक्शन जारी करूंगा कि फास्टर स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सर हम भी कुछ अपने कानून में और बदलाव ला रहे हैं। पर आखिरी आधे घंटे सारे लोग एक ही बात तो मनन करते रहे कि हमारे ये सब करने से क्या फायदा, अगर समाज में वैल्यूज नहीं बचेंगी तो हम और आप क्या करेंगे। और मेरे मन में अंदर इसको कहते हैं घूमने का गुड़ जैसा हो रहा था, क्योंकि मैंने सोचा कि देखो कितनी बेचारगी है कि टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंच करके भी हम मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास वो रास्ता नहीं है कि हम समाज में वैल्यू कहां से लाएं। और मेरे मन में आ रहा था कि घूमे का गुड़, कि मुझे मालूम है कि वैल्यू कहां से आती है। आई नो एग्जैक्टली वेयर द वैल्यूज कैन बी बिल्ट इनटू द सिस्टम। तो ये एक हमारे लिए सुवर्ण अवसर है जब हम भगवान के कहे हुए अनुसार अपने देश के लिए बहुत जबरदस्त सेवा कर सकते हैं, बाल विकास मूवमेंट का हिस्सा बनकर। कैसे बन सकते हैं, 2 दिन में इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा होगी, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा। हम अपने बच्चों को बाल विकास भेजते हैं कि नहीं, पहला प्रश्न। फिर हम खुद बाल विकास क्लास लेते हैं कि नहीं, दूसरा प्रश्न। और हम बाल विकास की कक्षा लगने में मदद करते हैं कि नहीं, ये तीसरा प्रश्न। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। मेरा ये मानना है कोई भी कानून किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता जब तक कि हमारे अंदर मूल्य नहीं हो। ये बात मैं 20 वर्षों के सरकारी अनुभव की बात कह रहा हूं। आप करिए ना, आप कितने कानून बनाएंगे? आप हर चीज के कानून पे कानून बनाते रहिए। जब कानून का पालन किसी को करना ही नहीं है और मन में अंदर चोर है, तो फिर आप क्या कर लीजिए?
इसलिए it is a wasteful expenditure to work on strengthening the legal system. It is better to work on the value system than on the legal system. That is my firm belief. एक बात मैं और बाल विकास के बारे में कहना चाहता हूँ, बच्चों के बारे में कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है, आजकल की क्या है कि जनरेशन ही खराब। बड़ा स्टैंडर्ड डायलॉग है। मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं और मैं खुद भी उनकी बाल विकास क्लास लेता हूं, तो मैं जानता हूं। मेरा ये कहना है कि बच्चों के मन में कोई मॉडर्निटी नहीं होती, बच्चों के मन में कोई दुर्भावना नहीं होती। बच्चे निश्चित प्रेम की मूर्ति हैं, क्योंकि वो तो भगवान का गिफ्ट है। बच्चों को हम कैसा बनाते हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी कैन नॉट ब्लेम द चिल्ड्रन। पर बच्चों की दुविधा समझिए, आज के बच्चों की दुविधा क्या है? भगवान ने कहा टेलीविजन इज एक्चुअली टेलीविजन। भगवान ने कहा अब हम तो टीवी देखने का मोह छोड़ नहीं सकते, हमको तो मालूम है कि सास ने बहू से क्या कहा। अब बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बेटा देखो टीवी मत देखो, ये गलत टाइम है। हाउ इज इट पॉसिबल? सेकेंडली, आज की स्थिति में इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना है। दिक्कत यह है कि जब मैं छोटा था, आज से लगभग 35 से 40 वर्ष पूर्व, तो मेरे पास जानकारी आने के बहुत सारे साधन नहीं है। तो जो मेरे माँ बाप ने सिखाया वही मेरे पास एक साधन था, दूसरा जो स्कूल में बताया वो दूसरा साधन था, तीसरा जो दोस्तों ने बताया वो साधन था, और चौथा कुछ मैगजीन अगर घर में आ गई। उस जमाने में मैगजीन सब्सक्राइब करना भी महंगा था, अखबार लेना भी महंगा था। तो अगर अच्छा काम किया, अच्छे रिजल्ट आए तो पिताजी इंसेंटिव देते थे कि तू अगर अच्छा पढ़ेगा तो मैं तेरे को नंदन या चंपक का सब्सक्रिप्शन दिलाऊंगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। वो जमाना अलग था। अभी एक छोटे सा बच्चा अपने माँ के पास गया, इतनी इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है, गैजेट्स, फेसबुक, ट्विटर, मोबाइल, कंप्यूटर। आप कितना इंफॉर्मेशन पे बैरियर लगाओगे, कितनी रोक लगाओगे बच्चे पे जानकारी लेने में? आप लगा ही नहीं सकते। एक बच्चा अपनी माँ के पास गया, 4 साल का, माँ से लड़ाई कर रहा था। बोला कि इट इज ओके, आपने मेरे को नाम तो दिया है लेकिन आपने मेरे को अभी तक पासवर्ड नहीं दिया मेरा। तो बच्चा अपनी माँ से पासवर्ड मांग रहा है। बोला मेरे पैदा होने का पासवर्ड क्या है? तो ये जनरेशन ही पासवर्ड वाली है। तो अब हमारे लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि हम एक सेंटेंस बोले, अरे ये जनरेशन ही बेकार है, कुछ नहीं कर सकते। इजी, वेरी इजी, बट दैट इज नॉट द रियल सोल्यूशन। आप सोचिए उस बच्चे के लिए ये कितनी कठिन परिस्थिति है कि आज से 35-40 साल पहले तो जानकारी लिमिटेड थी, जो माँ बाप ने बता दिया वही सही, और जहां दोस्तों ने कुछ एक्स्ट्रा बताया तो तुरंत दोस्त बदलो, हमारी संगत ठीक नहीं है। तो ठीक है भैया, दोस्ती बंद कर दी। जो बदमाश लड़के थे उनसे दोस्ती नहीं करते थे। अब आज की तारीख में मैं अपनी बेटियों को क्या समझाऊं? मैं उनको क्या रोकूंगा? मैं उनको बोल सकता हूं कि मोबाइल फोन मत देखो? वो मेरे मोबाइल फोन से दिन भर खेलते हैं। मैं घर पहुंचता हूं तो मेरा जो टैबलेट है, आईपैड है, लैपटॉप है, वो मैं उनसे उधार मांगता हूं। थोड़ी देर के लिए मेरे को जरूरी सरकारी काम करना है, आप 10 मिनट बाद लेना, अभी हमको डिस्टर्ब मत करो। तो बच्चे जो है दे आर पावरफुल नाउ। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन्हीं बच्चों को यदि हमने बाल विकास के हफ्ते में 1 दिन का इनपुट देना शुरू किया, तो वो इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड में से क्या चीज छांटना है, क्या नहीं छांटना है, कम से कम ये निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे जो वो आज नहीं ले पाते। उनको फिल्टर करना नहीं आता। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे को आप कैसे बताओगे कि क्या इंफॉर्मेशन फिल्टर करना है, क्या नहीं करना है? लेकिन अगर आप उनको मूल्य दोगे, वो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, पर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन उनकी इतने काम की है क्योंकि उससे वो इस बात के लिए सक्षम हो जाते हैं कि बाकी दूसरी दुनिया की जो जानकारियां हैं उसमें से क्या बेकार है, क्या काम का है, ये वो खुद छांट लेते हैं। मैं देखता हूं, अपनी आंखों से देख रहा हूं।
मैंने कोई अपनी बेटियों को ट्रेनिंग नहीं दी, छोटी छोटी बेटियां हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं दी मैंने कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए और समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये नहीं सिखाया। सिखाते तो वही है जो बाल विकास का सिलेबस है, वही श्लोक सिखाते हैं, वही भजन सिखाते हैं, वही जो 5 टेक्निक है वही करते हैं। लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर हम दोनों साथ में बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं और अगर उसमें कोई ऐसा सीन आता है तो वो मैंने देखा कि मेरी बेटी आंख बंद कर लेती है। क्यों बंद करती है? वो देख सकती है, मैं ही आंख बंद करूंगा शर्म के मारे कि उनको क्यों लेके आया, लेकिन वो करती हैं। इसलिए नहीं करती कि उनको मेरे से डर है, शायद इसलिए करती है क्योंकि जो 5 टेक्निक है वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये असर करती है कि नहीं ये गलत है, इसको मुझे नहीं देखना है। दैट इज द रूट, दैट इज द सीड दैट वी कैन इम्प्लांट इन अवर चिल्ड्रन। और हम केवल उतना ही कर सकते हैं, उससे अधिक तो हमारे बस में है ही नहीं, हम केवल उतना ही कर सकते हैं। संगठन, भगवान ने एक बात कही, हम संगठन से अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। यही आपके इस 2 दिन के कार्यशाला का थीम है। लेकिन अभी एक बहुत अच्छी बात आदरणीय निमेश पांडे अंकल ने कही। भगवान ने पहले कहा माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो आप भगवान का जीवन देखिए, प्रेरणा लीजिए और काम करिए। लेकिन भगवान ने आने वाले उसके बाद के दिनों में एक बहुत ही कठिन शर्त हमारे सामने रख दी और धीरे से कह दिया योर लाइफ इज माई मैसेज। ये तो मैं जानता हूं कि ये एकदम, कोई आदमी मैदान में दौड़ रहा हो और उसको आकर के कोई धीरे से काम में कहे कि बहुत बढ़िया दौड़ रहा है, एक काम करो दौड़ के सीधे हिमालय चढ़ जाओ। योर लाइफ इज माई मैसेज, ये हिमालय चढ़ने से कम नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जैसे ही भगवान ने ये कहा और हमने ये कहा कि हम तो साईं भक्त हैं, तो फिर हमारा हर कृत्य वो लोग सीधे भगवान से रिलेट करते हैं। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, आई टेल यू। मैं इस बात को हमेशा इस पत्थर को अपने सिर पे रख के चलता हूं और बड़ा भारी पत्थर है, क्योंकि हम अपने नाम तो बदनाम होने दे सकते हैं लेकिन हम भगवान का नाम बदनाम नहीं होने दे सकते। आप जानते हैं कि भगवान के समाधि के बाद जब पूरे देश में मीडिया ने गंदगी फैलाई, हमें से ऐसा कौन है जिसको अंदर से पीड़ा नहीं हुई, जिसको अंदर से रोना नहीं आया? हम सबको बुरा लग रहा था। क्यों लग रहा था? इसलिए लग रहा था क्योंकि हम अपने भगवान को जानते हैं। तो हमको लग रहा था कि भगवान ये क्या अन्याय है, आपके पीछे से ये क्या हो रहा है। लेकिन सोचिए, हम जब कोई हल्का काम कर जाते हैं, मैं गलत तो शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, गलत काम कर जाते हैं, हम कोई उस स्टैंडर्ड से नीचे वाला काम कर जाते हैं जो भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं, तो हमको देखने वाले 100 लोग कहते हैं देखो यार ये अपने आप को साईं बाबा का डिवोटी बोलता है यार, ऐसी हरकतें कर रहा है, कितना बड़ा हमारे ऊपर लोड है, क्या हम उसकी गरिमा को पहचानते हैं? भगवान ने कहा सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन इज स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। अभी आदरणीय रमेश सावंत जी ने बात कही, हमारा संगठन एक आध्यात्मिक संगठन है। आध्यात्मिक संगठन क्या है और आध्यात्मिक संगठन से हमको क्या मिलेगा? हम आध्यात्मिक हैं तो फिर क्या मतलब है? मैं कुछ पढ़ रहा था पिछले दिनों, तो मैंने देखा कि अनिल कुमार साहब ने अपने लेक्चर में बाबा के इतने अच्छे कोट दिए। भगवान ने कहा है कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? भगवान ने कहा कि अध्यात्म जो है वो है एक्सीलेंस इन व्हाटएवर यू डू इज स्पिरिचुअलिटी। योग कर्मसु कौशलम, जो काम आप करो उसको पूरे कौशल से करो, वही योग है, भगवान ने कहा है। अब हम थोड़ा सोच लें कि हम जो काम करते हैं रोजमर्रा के, उसमें क्या उसको हम पूरी तन्मयता से करते हैं? क्या हम 100% डिवोशन से वो काम करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो हम अपने आप को आध्यात्मिक कहलाने के लायक नहीं है। आध्यात्मिक कहलाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम 2-2, 3-3 घंटे पूजा रूम में बैठे हैं और घंटी बजाएं मंदिर में, नॉट नीडेड। हम सबको मालूम है वो कहानी जो हमने बाल विकास में पढ़ी थी कि नारद मुनि ने जब विष्णु से पूछा कि सबसे अच्छा आपका भक्त कौन है, तो उन्होंने बोला वो किसान है। और जब नारद मुनि ने जाकर के देखा तो वो किसान जो है वो तो भगवान का नाम ही नहीं लेता था, वो तो अपना काम करता था। तो नारद मुनि ने कहा भगवान आपने उसको कैसे अपना सबसे अच्छा भक्त बोल दिया? तो भगवान ने उसने कहा कि ये लो लोटे में पानी, सिर पर रखो और जाओ वहां से चल के आओ, और पानी गिरना नहीं चाहिए एक बूंद। तो नारद मुनि गए, पूरा
संभाल के और लौट के आए। वो बोले भगवान देखो मैंने एक बूंद पानी नहीं गिराया। भगवान ने पूछा इस दौरान कितनी बार मुझको याद किया? तो बोले भगवान आपको याद करता कि पानी बचाता? तो बोले सोचो जब तुम अपने एक गिलास पानी का कंसंट्रेशन कर रहे हो तो वो हर मेरी बहन हर मेरी बेटी जो घड़ा पे पानी रख करके 3-3 किलोमीटर रोज चल के जाती है और वापस पानी लेके आती है, तुम क्या उम्मीद करते हो कि वो पूरा टाइम मुझे याद करेगी? वो मेरी भक्त है क्योंकि वो अपना काम पूरी सिंसियरली करती है, वो अपने काम में एक्सीलेंस लेकर के आती है, एक बूंद पानी नहीं गिराती। तो द पॉइंट इज आर वी डूइंग भगवान जॉब बाय डूइंग एक्सीलेंस इन व्हाट वी डू, व्हाटएवर वी डू। मैं आईएएस अधिकारी हूं, मैं अपना काम करता हूं। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ शिक्षक होंगे, कोई वकील होगा, कोई दुकानदार होगा और कोई भगवान की सेवा कर रहा होगा फुल टाइम। जो काम करें अच्छे से करें, 100% डेडिकेशन से करें। दूसरा, मैंने बताया कि संगठन से परिवर्तन, तो पहला परिवर्तन का मंत्र है बाल विकास, जो हमें भी परिवर्तन लाएगा। तो इंटरेस्टिंगली ये भी एक बड़ी गलत धारणा है कि अगर हम बच्चों को बाल विकास भेज देंगे तो उनका भला हो जाएगा। संभावना यह है कि बच्चों को बाल विकास भेजेंगे तो हमारा भला हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हमारे बच्चे बाल विकास जाएंगे वो हमको पॉइंट आउट करना शुरू कर देंगे कि आप जो ये कर रहे हो ये तो गलत है, तो नहीं करना चाहिए। और वैसे मैं बताऊं, अपने कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, मेरी बीवी मुझे 100 बार कोई बात बोले, मुझे इस कान से सुन के